हेलो एवरीवन, DBSK इंटरमीडिएट कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है स्टडी करने का इस वीडियो में, आज हम सिंटैक्स के बारे में सीखेंगे, समझेंगे, इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हमें सिंटैक्स के बारे में सीखना, समझना, जानना है, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि सिंटैक्स होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो सेंटेंस का मतलब होता है करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, correct arrangement of words in a sentence is called syntax. कहने का तात्पर्य ये है करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, शब्दों का जो सही क्रम है, किसी वाक्य में शब्दों का जो सही क्रम है उसी को हम सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स के माध्यम से हमें ये सीखना है कि जितने भी शब्द हैं, अर्थात टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच, का जो सही क्रम है किसी सेंटेंस में, उसी के बारे में हमें सीखना है, समझना है सिंटैक्स के माध्यम से। अर्थात जो हमारा टॉपिक है वो सिंटैक्स है। ये सिंटैक्स की डेफिनेशन है करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, शब्दों का व्यवस्थित क्रम इन अ सेंटेंस, एक वाक्य में शब्दों का जो व्यवस्थित क्रम है उसी को हम सिंटैक्स कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी शब्द हम यूज करते हैं अपने अंग्रेजी भाषा के एक्सप्रेशन में, उन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो शब्दों के भेद। तो शब्दों के भेद में पार्ट ऑफ स्पीच टोटल 9 प्रकार के होते हैं। यदि आर्टिकल को छोड़ दिया जाए तो टोटल 8 बचते हैं, जिनमें पहले पे है नाउन, आई होप कि आप लोगों को पता ही होगा। दूसरे पे है प्रोनाउन, उसके बाद वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजक्शन और प्रीपोजिशन। ये जो 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, और आर्टिकल को भी ले लें तो 9। तो इन्हीं 9 प्रकार के शब्दों का यूज हम किसी भी सेंटेंस में करते हैं। तो यहाँ तक कि जितनी भी बात हम बोलते हैं या जितने भी वाक्य हम बोलते हैं अपने कन्वर्सेशन के दौरान, अपने बातचीत के दौरान या सवाल जवाब के दौरान, जितनी भी बातें हम बोलते हैं, उन बातों को यदि शब्दों में डिवाइड किया जाए तो 9 प्रकार के शब्द बनते हैं। ठीक, तो इन्हीं का जो व्यवस्थित क्रम है किसी वाक्य में या हमारे बातचीत के दौरान, हमारे सवाल जवाब के दौरान जो बातें होती हैं, उन बातों में इन शब्दों का जो व्यवस्थित क्रम है उसी को हम सिंटैक्स कहते हैं। ठीक, इसी के बारे में सीखना है, समझना है। तो फिलहाल आज हम स्टडी करेंगे नाउन के विषय पर, कि सिंटैक्स के माध्यम से हम नाउन को कैसे समझेंगे कि इसका व्यवस्थित क्रम क्या है किसी सेंटेंस में। तो चलिए हम अपनी स्टडी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं।
हमें सीखना है नाउन के विषय में, जानना है, सीखना है, समझना है। नाउन की यदि हम एकेडमिक डेफिनेशन पे चलें, आई होप जिसके बारे में आप लोगों को पता होगा, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इसकी। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन एंड थिंग्स। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, या प्लेस, पर्सन एंड थिंग्स, अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इसकी एकेडमिक डिफिनेशन है जो आप लोग जानते ही होंगे। नियर अबाउट हर स्टूडेंट इसको जानता है जो अंग्रेजी पढ़ रहा है। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन आर थिंग्स या एंड थिंग्स। इसकी हम प्रैक्टिकल डिफिनेशन पे थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। प्रैक्टिकल डिफिनेशन में जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो जो सामान्य रूप से जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब लिखी जाती है। वर्ब में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों समझते चलिएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो हम जानने जा रहे हैं या समझने जा रहे हैं कि प्रैक्टिकल डेफिनेशन क्या है नाउन की। तो मान लीजिए कोई सेंटेंस है, जैसे रमेश इज अ टीचर, रमेश इज अ टीचर। अब इसमें जो रमेश है ये सब्जेक्ट है, और रमेश है क्या, यदि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के माध्यम से इसे देखें तो ये क्या है, ये नाउन है। क्लियर। और टीचर यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में है, ऑब्जेक्ट अर्थात टीचर कॉम्प्लीमेंट के रूप में है, तो फिलहाल ये ऑब्जेक्ट के ही रूप में है। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ नाउन का यूज किया गया है, रमेश इज अ टीचर। तो टीचर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, तो ये भी नाउन के रूप में है। यदि हम पार्ट ऑफ स्पीच के माध्यम से देखें तो एक बात निकल के सामने ये आती है कि नाउन जो है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य कर सकता है और ऑब्जेक्ट दोनों का कार्य कर सकता है। अर्थात एक सेंटेंस में नाउन को हम सब्जेक्ट के स्थान पे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा गया रमेश नाउन है, सब्जेक्ट के स्थान पे है, टीचर नाउन है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे है। तो एक नाउन को हम एक किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिख सकते हैं और सब्जेक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो प्रैक्टिकल डेफिनेशन निकल के ये आती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं जिसका प्रयोग किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में हम कर सकते हैं। ये इसकी प्रैक्टिकल डेफिनेशन है। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग्स व्हिच कैन बी यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन एंड ऑन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो इसकी प्रैक्टिकल डेफिनेशन है। चर्चा हो रही है नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग्स। थोड़ा सा यहाँ पर समझना है कि क्या क्या नाउन हो सकता है। पर्सन अर्थात व्यक्ति, प्लेस अर्थात स्थान, उसके बाद थिंग्स वस्तुएं जिसे हम कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स अर्थात कोई व्यक्ति भी नाउन हो सकता है, कोई स्थान नाउन हो सकता है और कोई वस्तु भी नाउन हो सकती है। साथ ही साथ एक शब्द और जुड़ता है इसमें, एनिमल। ठीक, जानवर भी तो नाउन हो सकते हैं। तो ये भी समझते चलना कि जानवरों के नाम भी नाउन के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये भी तो प्रैक्टिकल डेफिनेशन में आ सकता है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स। ठीक,
कोई भी एनिमल हो तो उसको हम नाउन के रूप में देखते हैं ना। तो फिलहाल इसको भी समझते चलना। अब आगे हम थोड़ा सा चलते हैं नाउन के प्रकार पर। नाउन का कार्य समझ गए किसी भी सेंटेंस में, या तो वह सब्जेक्ट हो सकता है या तो ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसके अलावा और वह कुछ भी नहीं होगा किसी भी सेंटेंस में। नाउन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य करता है और ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। नाउन के प्रकार की यदि हम बात करें, नाउन के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार में पहला है कॉमन नाउन, दूसरा है प्रॉपर नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ नंबर पर है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, और पांचवें नंबर पर है और लास्ट नंबर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये नाउन के 5 प्रकार होते हैं। इन्हीं पांचों के बारे में हम अब सीखने जा रहे हैं। इन्हीं पांचों के बारे में अब अध्ययन करेंगे कि नाउन के प्रकार, कॉमन नाउन क्या हो सकता है, प्रॉपर नाउन क्या हो सकता है, और कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो सकता है। तो ये नाउन के प्रकार हैं, हम एक सारणी के माध्यम से समझेंगे। जैसे नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस हो गया, पर्सन हो गया, और क्या हो गया, थिंग्स। एक सारणी के माध्यम से हम समझेंगे कि क्या क्या कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा और क्या क्या कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा। तो पहले नंबर पर है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में प्लेस तो आ जाएगा, कॉमन नाउन में प्लेस आता है, कॉमन नाउन में पर्सन भी आता है, ठीक। कॉमन नाउन में वस्तुएं भी आती हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू और भी लिख दिया जाएगा। जैसे कॉमन नाउन में प्लेस आता है, अर्थात यहाँ पर एग्जाम्पल एक सारणी और बना दी जाती है एग्जाम्पल के लिए। जैसे कॉमन नाउन में प्लेस आता है, तो प्लेस के लिए हम जैसे विलेज अर्थात गांव, ये कॉमन नाउन है। पर्सन में जैसे बॉय, गर्ल, ये पर्सन हो गया। थिंग्स में जैसे पेन, बुक और चाक जिसे हम लिख रहे हैं, तो एग्जाम्पल हो गए। अब इसके बाद नंबर आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या क्या आएगा, तो प्रॉपर नाउन में प्लेस आ जाएगा, सही। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, वस्तु विशेष। पर्सन भी आ जाएगा, वस्तुएं भी आ जाएंगी, ठीक। जैसे प्रॉपर नाउन में प्लेस है, जैसे लखनऊ, लखनऊ, दिल्ली, ये प्रॉपर नाउन में स्थान आ गया। पर्सन जैसे श्याम, और वस्तुओं में जैसे रामायण, गीता, बाइबिल, कुरान, ये सब वस्तुओं में आएंगे, ठीक। इसके बाद आता है कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएंगे क्या क्या। कलेक्टिव नाउन के अंदर प्लेस आएगा। देखिए, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा हम उसे कहेंगे जिन किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का यदि समूह बनता है तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। तो क्या स्थान का समूह बन सकता है? प्लेस कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा।
जैसे किन्हीं 2-3 स्थानों को आप इकट्ठा कर सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं है। तो कलेक्टिव नाउन में स्थान नहीं आएगा, पर्सन आएंगे, व्यक्तियों का समूह बनता है। कलेक्टिव नाउन में व्यक्तियों का समूह बनता है, अभी एग्जाम्पल दिया जाएगा। वस्तुओं का समूह बनता है, जानवरों का भी समूह बनता है। तो जानवरों के समूह को हम क्या कहते हैं? हर्ड। जैसे व्यक्तियों का समूह है टीम, ठीक, बोर्ड। और वस्तुओं का जो समूह है, जैसे हम वस्तुओं के समूह जैसे बंच, ठीक। तो वस्तुओं का समूह बनता और व्यक्तियों का समूह बनता है। इसके बाद नंबर आता है मैटेरियल नाउन का, अर्थात पदार्थवाचक संज्ञा। मैटेरियल नाउन में ना तो पर्सन आएगा और ना तो प्लेस आएगा, आएगा केवल क्या? वस्तुएं। जैसे वाटर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, मतलब दुनिया की जितने भी पदार्थ हैं सब मैटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद नंबर आता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ना तो प्लेस आएगा ना तो पर्सन आएगा, इसमें वस्तुएं आएंगी। जैसे पेन, ठीक, स्वीट, बिटर, हॉनेस्टी। तो ये हमारे कॉमन प्रॉपर कलेक्टिव मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हम एक सारणी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किए हैं कि प्लेस के अंतर्गत क्या आता है, पर्सन के अंतर्गत, थिंग्स के अंतर्गत। जैसे कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन में प्लेस, पर्सन, थिंग्स तीनों आते हैं। प्रॉपर नाउन में प्लेस, पर्सन, थिंग्स तीनों आते हैं। कलेक्टिव नाउन में प्लेस नहीं आता है, पर्सन, थिंग्स दोनों आते हैं। मटेरियल नाउन में केवल वस्तुएं आएंगी, अर्थात थिंग्स आएगा, प्लेस, पर्सन नहीं आएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी वही है कि प्लेस, पर्सन नहीं आएगा और वस्तुएं आएंगी। अब आगे थोड़ा सा और समझना है कि ये वस्तुएं हैं क्या। आगे हमें समझना है कि वस्तुएं हैं क्या। थिंग्स, वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग, और एक होती हैं लिविंग। नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब कोई वस्तुएं जो अपने नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस नहीं करती हैं, अर्थात ये अपने नेक्स्ट जनरेशन को जनरेट नहीं कर सकती, उन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। जैसे आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर इत्यादि, तो इन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। जैसे अभी 1 किलो सोना आप सदियों तक रखे रहो, वो 1 ही किलो रहेगा, उसमें 2 किलो नहीं होगा। तो ऐसी वस्तुओं को हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। और दुनिया में जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन्हीं को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हीं को हम मटेरियल नाउन, अर्थात जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन्हें हम मटेरियल नाउन कहते हैं। अब बात करते हैं लिविंग थिंग्स, अर्थात ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, ठीक, और किसी को समझा नहीं सकते, उन्हें हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। अर्थात ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम स्वतः महसूस कर सकते हैं लेकिन किसी को समझा नहीं सकते, उन वस्तुओं को हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। जैसे पेन, जैसे पेन जिसका मतलब होता है दर्द, हॉनेस्टी, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, जॉय, सारो,
ये जो वस्तुएं हैं जिन्हें हम खुद महसूस कर सकते हैं, हर व्यक्ति खुद महसूस कर सकता है लेकिन किसी को समझा नहीं सकता। जैसे आपको पेन है तो आप इसे खुद ही समझ सकते हो कि आपको कितना पेन है, आप चाह कर भी किसी को आप समझा नहीं सकते हो कि आपको दर्द कितना। उसी तरह आप जॉय की बात कर लीजिए, अर्थात आनंद की बात कर लीजिए, सारो की, हैप्पीनेस की, हॉनेस्टी की, ठीक। तो ये सारी चीज़ें लिविंग थिंग्स में आती हैं, क्योंकि आप कितने प्रसन्न हो या कितने दुखी हो ये खुद समझ सकते हो, किसी को समझा नहीं सकते। तो ऐसी वस्तुएं जिसे कोई व्यक्ति स्वयं महसूस करता है लेकिन किसी को समझा नहीं सकता है, मतलब आप चाह कर भी किसी को समझा नहीं सकते, तो ऐसी वस्तुओं को हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। और यही लिविंग थिंग्स जो होती हैं इन्हीं को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत इन्हीं वस्तुओं को हम रखते हैं, जिसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, ठीक। तो उम्मीद है ये आप लोगों की समझ में आया होगा कि थिंग्स क्या हैं और किन्हें हम मटेरियल नाउन कहते हैं, किसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब आगे जो हमें पढ़ना है वो सिंटैक्स के माध्यम से कि इसमें गलती क्या होती है, इसमें हम लोग गलतियां क्या करते हैं। ये तो एक नाउन का एक ब्रीफ स्टडी थी, आप लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा था कि थोड़ा सा आप लोग बेसिक समझ लीजिए नाउन। फिलहाल कक्षा 12 में हो तो आप लोगों को ऑलरेडी ही पता होगा नाउन, लेकिन थोड़ा सा समझ लेना बेहतर है। नाउन में हम लोग जो सिंटैक्स के थ्रू पढ़ना है उसमें पढ़ना है रूल्स ऑफ नाउन। रूल्स ऑफ नाउन हमें पढ़ना है, संज्ञा के नियम। इसमें पहला है नंबर, अर्थात हमें वचन पढ़ना है, वचन। रूल्स ऑफ नाउन में हमें नंबर पढ़ना, वचन, कि कौन सी संज्ञाएं एक वचन में है, कौन सी बहुवचन में। तो नंबर में अंग्रेजी में 2 ही नंबर होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल, एक वचन बहुवचन। तो हमें यही सीखना है कि वे कौन सी संज्ञाएं हैं जिन्हें हम सिंगुलर समझ सकते हैं और वे कौन सी संज्ञाएं जिन्हें हम प्लूरल समझ सकते हैं, और किसी सिंगुलर संज्ञा को हम कैसे प्लूरल बना सकते हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए है, हमें नंबर ही क्यों पढ़ना है, ऐसा इसलिए है क्योंकि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर क्रिया का यूज किया जाता है। सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि जान लेना कि वे कौन सी संज्ञाएं सिंगुलर हैं और कौन सी संज्ञाएं प्लूरल हैं, और किन संज्ञाओं का प्लूरल नहीं बनता, किन संज्ञाओं का सिंगुलर नहीं बनता है, और यदि जिनका बनता है तो उनको हम कैसे बनाते हैं, ठीक। तो फिलहाल सारी चीज़ें आज ही के वीडियो में नहीं हो पाएंगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में करके आपको पढ़ाया जाएगा। फिलहाल हम आगे चलते हैं। अब तो इतना तो समझ ही गए होगे कि नंबर में हमें क्या पढ़ना है, सिंगुलर पढ़ना और प्लूरल पढ़ना है। तो रूल्स ऑफ नाउन में जो पहला नियम है, तो पहला है कुछ नाउन अर्थात कुछ संज्ञाएं। कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल, कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है। जैसे सीप, डियर। अच्छा, डियर जो है, एक डियर का मतलब प्री होता है, ये डबल ई आर रहेगा, डियर। स्वाइन, ये 3 नाउन ऐसे हैं जिनका सिंगुलर प्लूरल सेम होता है। इनकी हेल्पिंग वर्ब हमें बताती है कि ये सिंगुलर रूप में है या प्लूरल रूप में है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, अगर इस तरह से लिखा है
sheep is grazing in the field, तब इसका मतलब होगा कि एक भेड़ है। क्या मतलब होगा? एक भेड़। क्लियर? sheep is grazing in the field, इसका मतलब होगा कि एक भेड़ है। यदि ये हो जाए sheep are grazing in the field, तो इसका मतलब होगा many sheep, तब इसका मतलब होगा many sheep, अर्थात अनेकों भेड़ हैं। many sheep होगा इसका मतलब। तो ये जो तीन शब्द लिखे गए हैं, तीन नाउन, शीप, डियर, स्वाइन, इनकी हेल्पिंग वर्ब हमें बताती है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि इनका सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है। क्लियर? डियर का भी एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे है द डियर वाज रनिंग इन द फॉरेस्ट। द डियर वाज रनिंग इन द फॉरेस्ट। अब इसका मतलब क्या है? एक हिरन है, एक हिरन है। इसका मतलब क्या है? एक हिरन है। अगर यहाँ पर वेयर हो जाए, द डियर वाज, नहीं, द डियर वेयर रनिंग इन द फॉरेस्ट, तो इसका मतलब होगा कि ढेर सारी हिरनें हैं। तो यही इतना अंतर है कि शीप, डियर, स्वाइन, ये तीन नाउन ऐसे हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है। तो उनकी हेल्पिंग वर्ब बताती है कि वे एक संख्या में है या अनेकों संख्या में है। ठीक। अब इसके बाद नंबर आता है कि कुछ नाउन देखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन उनका अर्थ प्लूरल होता है। ठीक, कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो प्लूरल होता है। जैसे प्यूपिल, कैटल, पब्लिक, पोल्ट्री इत्यादि। ये तो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन जो इनका अर्थ होता है वो क्या होता है? प्लूरल होता है। तो होता क्या है हमारे ग्रामर में, यदि सिंगुलर नाउन है, होता ना, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, अर्थात वर्ब में मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब दोनों। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है अर्थात नाउन प्लूरल नंबर में है तो उसकी जो हेल्पिंग और मेन वर्ब होगी वो भी प्लूरल होगी। बस इतना ध्यान देना, सेंटेंस में यही पूछा जाता है। ठीक। अब जैसे राम आर राइटिंग अ लेटर, ये सही नहीं है ना, क्योंकि राम सिंगुलर है। जब इसको हम सेंटेंस के थ्रू सही करेंगे तो क्या होगा? राम इज राइटिंग अ लेटर, राम एक पत्र लिख रहा है ना, क्योंकि उसकी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल। ठीक। और भी शब्द हैं जैसे जेंट्री, पुलिस, मिलिट्री इत्यादि। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका अर्थ जो होता है वो प्लूरल होता है। जैसे कैटल आर, कैटल इज कर देते हैं, कैटल इज ग्रेजिंग, कैटल इज ग्रेजिंग इन दी फील्ड। क्या ये सही है? कुछ देखने में तो सिंगुलर लगेंगे। ये नंबर 2 पे था, नियम 2 है ये, कि कुछ
नाउन जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन उनका प्रयोग प्लूरल नंबर में किया जाता है। यदि कैटल का अर्थ प्लूरल नंबर में किया जा रहा है तो क्या होगा, तो कैटल इज नहीं होगा, कैटल आर होगा, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक, तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। बाकी जो भी रूल्स ऑफ नाउन हैं वो भी नंबर के थ्रू, क्योंकि हम रूल्स ऑफ नाउन में नंबर पढ़ रहे हैं। ठीक, तो अगले वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी घर अपने स्टडी करते रहिए। जहाँ तक बात टेक्स्ट बुक की है वो कोशिश यही कि वो मंडे से पढ़ाई जाएगी। थोड़ा ऑनलाइन माध्यम में जो है लिटरेचर अच्छा नहीं लगता मेरे हिसाब से पढ़ाना, थोड़ा मैं अनकम्फर्टेबल फील करता हूँ। ठीक, कोशिश होगी मंडे से आपको लिटरेचर पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अब विद्यालय का कोई भरोसा नहीं कब खुलेगा कब नहीं। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना भी। आपको कोई समस्या है या समझने में, या जो भी कंटेंट इस वीडियो में आपको दिए गए हैं, यदि समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आप लोग पता नहीं वीडियो को देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, व्यूज भी नहीं है, कमेंट भी नहीं है, कक्षा 12 में इतने स्टूडेंट, उसके बावजूद भी बहरहाल पढ़ना आप लोगों को हमारा जो दायित्व है हम उसे निभा रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।